Okay, everyone, is my screen visible? Okay, some students are not able to see it. I'll share it once again. Just a second. Okay, is it now visible, student? Okay, so we'll continue. So as I said, CPU is what? CPU is the main part of a computer, which is be called as the brain of a computer. So हम लोग क्या करते हैं, instructions जो है, it is in the input form, we are giving it to the CPU. CPU will process it according to our instructions. जो भी हमें perform करना है, accordingly CPU process करेगा, and then output will be created. So this output will be displaying on the screen. So basically this CPU is divided into three parts. Okay, CPU जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज द मेमोरी यूनिट, सेकेंड वन इज द कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ओके, सो मेमोरी यूनिट व्हाट इट डज, जो भी कंटेंट है उसे स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेमोरी यूनिट. एंड द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल यूनिट. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस उसमें हो रहे हैं, उसे कंट्रोल करने का जो काम है वो कंट्रोल यूनिट करता है. एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज डू द पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस. जो भी कैलकुलेशंस का पार्ट है, इट विल बी डन बाय द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. Okay, so basically this computer is consist of hardware and software both. Okay, computer में hardware भी है and software भी है. As we know, hardware means what? All the parts or the things that we can touch and feel is nothing but the hardware, and the computer things that we cannot touch, we just feel, means हम लोग देख सकते हैं उसे, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर. ओके, सो बेसिकली हार्डवेयर में कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे कि है कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू का जो केस है, all that things are comes under the hardware. And software is nothing but, like this is the ppt I'm showing you. Okay, so these type of things are nothing but the software. Okay, so what exactly software is? Software is nothing but a program that performs a multiple task together, right? So computer is what? It's a multitasker. एट अ टाइम हम लोग बहुत सारे काम, मतलब एट अ टाइम 2 to 3 वर्क वी कैन परफॉर्म बाय यूजिंग कंप्यूटर. ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक अभी यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको जूम पे हमारी मीटिंग चल रही है, साइड बाय साइड में आपको स्लाइड्स जो है वो दिखा रही हूँ, राइट? सो मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग दिस कंप्यूटर, एंड ऑल दिस टास्क आर basically performed by using the programs. Okay, so see what exactly is the programming. So programming is nothing but writing a computer code to create a program in order to solve a problem. Okay, so basically program क्यों create किया जाता है, कोई भी हमें problem हो या फिर कोई भी ऐसा problem हो जो हमें solve करना है. Okay, so to get that particular solution we are writing the number of line codes, that is nothing but the program. So program consists of series of instructions to tell computer exactly what to do and how to do it. Okay, so as we know computer is what? Computer is a machine. Okay, computer को खुद का ब्रेन नहीं है, it cannot work by its own. Okay, हमें उसे बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है. So all that things were giving to the computer by using the program. Okay, so कंप्यूटर को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब हम किस वे से बताते हैं, बाय यूजिंग प्रोग्राम. सो दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो मेनी इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर इन द प्रोग्राम. दैट इंस्ट्रक्शंस आर टेलिंग कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट दैट कंप्यूटर हैव टू डू एंड हाउ टू डू इट. ओके, so a program is a set of instructions which are given to computer to perform a specific ऑपरेशन. ओके, सो जो भी कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं अकॉर्डिंगली ही वो जो कंप्यूटर है वो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा. फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं, कंप्यूटर को हमने एज अ इनपुट 2 नंबर्स दिए. ओके, और हमने उसे इंस्ट्रक्शन दी है कि उसे करनी है एडिशन. ओके, सो
व्हेन वी आर गिविंग अ इंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशन, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो दो जो नंबर्स हमने एज ए इनपुट उसे दिए हैं उसकी एडिशन करके वो आउटपुट हमें देगा, विच विल बी एडिशन, दैट इज द सम ऑफ अ टू नंबर्स. ओके, सो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को बताएंगे वही स्पेसिफिक ऑपरेशन वो परफॉर्म करके जो भी रिजल्ट है इट विल गिव्स अस एंड इन द फॉर्म ऑफ अ आउटपुट. ओके, so see, next part is the algorithm and flow chart. So whenever we are writing program, any particular program, the initial stage is what, writing algorithm and the flow chart. So what exactly is this algorithm and flow chart, we'll see now. So the word algorithm means it's a process or a set of rules to be followed in the calculations or other problem solving ऑपरेशंस. ओके, सो जो भी प्रोसेस है या फिर जो भी रूल्स हमें देने हैं, तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन इट इज गिवन बाय यूजिंग द algorithm. So algorithm is what, it refers to the set of rules or instruction that step by step defines how a work is to be executed upon in order to get the expected result. Okay, so वो जो वर्क है या फिर वो जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होगा और कैसे एग्जीक्यूट होगा, दिस इज एक्सप्लेनिंग इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर बाय यूजिंग अल्गोरिदम. सो अल्गोरिदम में क्या होता है, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं एंड आउटपुट वो कैसे देगा. ठीक है, सो सी, input is basically provided, okay, and after that set of rules will be given to the computer, that is जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स है वो हम लोग कंप्यूटर को देंगे विद द इनपुट. ओके, सो बाय प्रोसेसिंग ऑल दैट थिंग्स इट विल गिव अस अ आउटपुट. ओके, सो इनपुट देना है, उसके बाद जो भी सेट ऑफ रूल्स या फिर जो भी स्टेटमेंट्स हमने दिए अकॉर्डिंगली वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा एंड देन इट विल गिव अस अ output. Okay, so we'll see one example of an algorithm. See, here is one problem statement that is write an algorithm to read two numbers and find their sum. Okay, हमें क्या करना है, read करने हैं two numbers. We have to accept the two numbers as an input and then we have to give the result as the sum of that two numbers. Okay, so what will be the input for this particular algorithm? Input will be your first number and your second number. Okay, and here the expected output will be what, the expected output will be the sum of two numbers. Okay, ये दो numbers जो हम लोग accept करने वाले हैं as a input, इनकी addition मतलब इनका sum का answer it will be your expected output. Okay, so we'll see how to write the algorithm of this particular problem statement. See, algorithm is always write in a step wise manner. Okay, so इसमें steps रहते हैं, instructions जो है in a step wise we are writing. So here first step is what, start, we are starting. Then step 2 is read or take a input the first number. Then third step is read or input the second number, that is the number 2. Then step 4 is what, we have to do the sum, that is the addition of number 1 and number 2. Okay, so that addition we are storing in the sum and then we are printing whatever answer we are storing in the sum and then last step is the end. Okay, so in this manner, in this way we are writing the algorithm. Okay, so next is the flow chart. So flow chart is what, flow chart is basically a graphical or a pictorial representation of an algorithm with the help of different symbol, shapes and arrows to demonstrate a process or a program. Okay, so जो भी है मतलब फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्गोरिदम. ओके, सो अल्गोरिदम में हमने जो स्टेप वाइज बताया है सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन द फ्लो चार्ट बट बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, शेप्स एंड एरोज. ओके, सो विद द अल्गोरिदम वी कैन easily understand a program. Okay, so जो algorithm है उससे हम लोग जो प्रोग्राम है we can understand it very easily, but the main purpose of using flowchart is what, to analyze different methods. Okay, so see, basically there is a one chart which is representing which symbols we have to use in a flowchart. Okay, so these symbols are fixed. Okay, if जो symbols है वो fixed है, उनका जो use है वो भी यहाँ पे fix किया गया है. Okay, जैसे कि first वाला symbol it is
we call it as a start or an end symbol, and it is basically an oval representation, a start or end point. Okay, next one is the arrow. So this arrow is what? It is a line and it is a connector that shows the relationship between the representative shapes. Okay, so there are so many shapes we are using in a flow chart, so unka jo connection hai, we can express it, or we can connect the two shapes by using this arrow. Okay, next is the input or output. Okay, so it is used to represent whatever input we are taking or whatever output we are giving in our program. Okay, so next one is the rectangle shape. It is called as the process, and this rectangle represents a process. Okay, जो भी process हम लोग execute करने वाले हैं in a program, it is represented by using this particular rectangle shape. Okay, next is the diamond shape, and this diamond shape name is the decision. Okay, so a diamond shape indicates decision. Whatever decision we are going to take in our program, it is always represented by using this diamond shape. Okay, so we will see one example of a flow chart. So we are going to add the two numbers and we are going to display the addition of that two numbers. So we represent this particular statement by using the flow chart. So initially we will start. After that we will read the input, that is the A and B. These are the two numbers. Then what process we will do? We will add that two numbers, and that addition is stored in the third variable, that is the sum. And after that we are giving the output. So in the output is a print sum. We are printing the output, that is the addition of these two numbers which we have stored in a sum, and then lastly we will end up with the process. Okay, so this in this way we are going to express our flow chart. Okay, so see, basically there are some difference between the algorithm and flow chart. So see, what is algorithm? Algorithm is the step-by-step instruction to solve a specific problem. And what is exactly the flow chart? Flow chart is a pictorial representation to show the algorithm using geometrical diagrams and symbols. And these symbols are fixed in this particular flow chart, and their meaning, their name is also fixed, and the purpose for what we are using, it is also fixed. So second difference is what? It is difficult to understand compared to the flow chart. Okay, so while reading the algorithm, it is little bit difficult or a little bit difficult to understand as compared to the flow chart. And flow chart we can easier to understand as it is represented in the symbolic form, so we can easily understand it. Okay, so the complex representation of a branching and looping in the algorithm, and it is easy representation of a branching and looping in the flow chart. Then easy debugging of an error in the algorithm, but it is difficult debugging of errors in the flow chart. Okay, so does not follow any rules to write. In algorithm we are not following any rules to write, but in a flow chart it has a certain predefined rules of a constructions. As we already seen in this particular table, there are symbols which are always fixed and their meaning, the purpose is always fixed. Okay, so this is all about the algorithm and a flow chart. Okay, so now next point is the compiler. Okay, so see, what exactly is the compiler? Okay, so these programs are written in a programming languages. As you know, there are so many programming languages like C, C++, Java, .NET. All these are different types of a different kind of a programming languages. Okay, so in this particular programming language there are again two types. Okay, so programming language is divided into two types, that is first one is the low level language and second one is the high level language. Okay, so what is this low level language and high level language? See, low level language is nothing but the machine language. Okay, so what exactly is the machine language? The language which is known by the machine, that is the 0 and 1. Okay, so binary language, that is the 0 and 1, is nothing but the low level language, and high level language are nothing but C, C++, Java, .NET. All these languages are comes under high level language. Okay, so see, as we know, computer is developed in a binary language, that is the 0 and 1. So computer only understand this particular language 0 and 1. Okay, but
एज फॉर ह्यूमन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ज़ीरो एंड वन. ओके, एक अज्यूम करो कि अगर मैंने आपको एक फुल ऑफ पेज आपको ज़ीरो एंड वन के कोड्स लिख के दिए और मैंने आपको कल बोला आपको कल ये जो ज़ीरो एंड वन का ये जो फुल पेज का जो कोड है वो आपको लर्न करके आना है. इज इट पॉसिबल? No. Okay, why? Because to remember all the combination of 0 and 1 is not possible for the human being. ओके, सो इनके कॉम्बिनेशंस याद रखना. एंड यू नो जो भी 0 एंड 1 है इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इन केस अगर वो यहाँ वहाँ होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 1 1 एंड इफ यू राइट ओवर देर 0 1 0 0 then the meaning of that instruction becomes change. Okay, so that's why it is very difficult to learn to understand the binary language to the human being. Okay, so that's why there is a development of a high level languages, that is the C++, Java and .NET. Okay, so all these high level languages contains a English language keywords. Okay, so in a high level language we are using English language. Okay, ये जो high level languages है इसमें हम लोग English language का use करते हैं. That's why it is easily understandable by human being and we can easily create, we can easily update or easily modify any particular program in these particular high level language programs. Okay, so these are nothing but the high level and low level languages. Okay, getting the point? What is exactly the low level language? Low level language means क्या होता है? The language which is understandable by a machine, that is nothing but the binary language 0 and 1 language. Okay, so high level language is what? The language which is understandable by human language. These languages are like C, C++, Java, .NET. And why we call these as a high level language? Because it contains the English language. Okay, and English is a universal language as we know. Okay, so English language is understandable by every human being. That's why it is easy to create the program in a high level languages like C, C++, .NET, Java, and easily we can modify them, easily we can update into particular program. Okay, so अभी देखो ये compiler होता क्या है. ठीक है, as I say there are two languages, that is the low level and high level language. high level language एक ऐसी language है जो human being को understand होती है. Why? Because it contains all English words, English keywords and all the things. And there is a second language, that is the low level language, which is understandable by a computer. Okay, so that is nothing but the 0 and 1 language. Okay, so अभी problem ये है कि हमें understand होती है कौन सी language? high level language, but our computer is understanding the low level language, right? and हमें तो एक साथ काम करना है, तो how we can communicate, right? so there is a problem, like हमें जो there is a language barrier, right? कि कंप्यूटर को अलग language समझ में आ रही है और हमें अलग language समझ में आ रही है. okay, सो सपोज लाइक ऐसा कभी होता है कि जैसे कि दो अलग अलग लैंग्वेज के पर्सन्स हैं और उन्हें कम्युनिकेट करना है, उनको एक दूसरे के कोई भी लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है. ओके, एट दैट टाइम व्हाट इज द सॉल्यूशन? द बेसिक सॉल्यूशन इज व्हाट? ट्रांसलेटर. ओके, सो वी ऑलवेज यूज अ ट्रांसलेटर. सो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? वो एक पर्सन के लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है दूसरे के लैंग्वेज में एंड सेकेंड के लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है फर्स्ट वाले के लैंग्वेज में. okay, same like that compiler is the translator in our programming language. okay, what it do? It accepts the instructions from a high level language, it will convert it into the low level language, that is the machine understandable language, and then it will gives to the machine. okay, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी है वो कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा. हमने इंस्ट्रक्शंस कौन से लैंग्वेज में दी है? हाई लेवल लैंग्वेज में. ठीक है, सो इट विल एक्सेप्ट इट. आफ्टर दैट कंपाइलर विल कन्वर्ट इट इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर को दे देगा. ठीक है, आफ्टर गेटिंग ऑल दैट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा. जो भी डिजायर्ड आउटपुट है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, वो आउटपुट जो है वो फिर से कंपाइलर को देगा. ठीक है, कंपाइलर उसे क्या करेगा? कंपाइलर विल एक्सेप्ट इट एंड देन
it will again convert it into the high level language. Okay, so compiler is always works as a translator in this particular language. Okay, so compiler का काम क्या होता है, it will convert the high level language into the low level language and low level language into the instructions from low level language to the high level language. Okay, so apart from this, computer is also responsible to ensure that your program is a type correct. Okay, so what is nothing but the type correct. टाइप करेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी डेटा टाइप है, जो भी हमने यूज़ किया है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Okay, so second thing, compiler is also ensure that your program is a syntactically correct. Okay, syntactically correct means what, your syntax is correct, it is checked by the compiler. Okay, आपने जो भी instructions लिखे हैं उसका जो syntax है वो correct है क्या है या नहीं, ये checking जो है वो कौन करता है, compiler करता है. ठीक है, so for example we have taken an example as x multiplied by y. Okay, it is valid but x at the rate y is not valid. Okay, why? Because at the rate symbol is not included in the C programming language for the calculation purpose, so that's why it is not accepting. So this type of a syntax checking is done by what? It is done by a compiler. ओके, सो जो भी सिंटैक्स है वो अकॉर्डिंग टू द रूल होने चाहिए, और वो हमने जब प्रोग्राम लिखा है वो अकॉर्डिंग टू द रूल है या नहीं, वो चेकिंग जो है वो काम पूरा हमारा कंपाइलर करेगा. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कंपाइलर डज नॉट इंश्योर दैट योर प्रोग्राम इज लॉजिकली करेक्ट. ओके, सो कंपाइलर ओनली चेक सिंटैक्स. ओके, कंपाइलर जो है वो सिंटैटिकली करेक्ट है या नहीं ये देखता है. इट विल नॉट चेक दैट योर प्रोग्राम इज लॉजिकली करेक्ट. ओके, आपका लॉजिकली करेक्ट है या नहीं वो नहीं देखता. ओके, लॉजिकली मीन्स व्हाट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि राइट द प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ 2 numbers. Okay, so as we have mentioned over there, in a statement that is we have to do the addition, right? So addition करनी है तो हमें कौन सा symbol use करना है, प्लस वाला. Okay, so your instruction must be like C, that is the sum equal to A plus B. Okay, but by mistake if we use over there as sum equal to A minus B, ओके, सो हमें तो एडिशन करनी है लेकिन हमने यूज कौन सा सिंबल किया है, माइनस वाला. ओके, सो वहाँ पे क्या हो गया, आपका लॉजिकल एरर आ गया. ठीक है, आपका लॉजिक ही गलत है, आपको एडिशन करनी है बट आप सब्सट्रैक्शन का साइन यूज कर रहे हो वहाँ पे. ठीक है, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम दीज काइंड ऑफ एरर्स विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय योर कंपाइलर. Okay, so it is not detected or it is not the work of compiler. Compiler हमारा logical जो ये है, मतलब logically जो हमने लिखा है वो correct है या नहीं ये नहीं check करता. ठीक है, it always and always check only the syntactical error. Okay, syntax जो है वो जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है वो syntactically correct है या नहीं ये check करता है, वो logically check नहीं करता. ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ कंपाइलर. सो व्हाट इज द कंपाइलर? कंपाइलर इज बेसिकली अ ट्रांसलेटर which translates the instructions from high level language to low level language and low level to the high level language. It also ensures your program is a type correct or not, and it also ensures that your program is syntactically correct, but compiler does not ensure that your program is logically correct. Okay, so next is the introduction to the C. Okay, so C is basically a programming language which is developed by Dennis Ritchie. Okay, so Dennis Ritchie is the developer of your C language. C program is considered as the base for other programming languages. That is why it is known as the mother language. Okay, so C a बहुत basic language है and it is always the base for other programming language. Why? Because all the concepts that we are going to learn in the C and all the concepts that we are using in a C, it is always used in other languages also. Okay, so that's why it is the base of your other programming languages. It provides the core concepts like array, string, functions, etc. that are being used in many languages like C++, Java, C#, etc. Okay, so there are so many concepts that we are going to learn in a C, that is the array, string, functions, pointer. Okay, ये हम देखने वाले हैं in a C programming language. All these concepts we are also going to use in other programming languages like C++, Java, .NET, etc.
Okay, next point is what? C is a procedural language. Okay, so what is the meaning of procedural language? So basically procedure का meaning होता है एक के बाद एक जो भी step है वो execute करना, ठीक है. So C is a procedural language means it will execute the whole program stepwise. Okay, it will not jump directly into the last statement or directly into the middle of program. Okay, so it will execute all the instructions stepwise. That is nothing but the procedural language. Okay, so C is basically a procedural language which executes all of its programming instructions one by one. Okay, so in a C, variables and functions prototype must be declared before using it. Okay, so जो भी variables हम use करेंगे in a C language, in a function, in a C language, that is the variables, functions, pointer, whatever it will be, we must have to declare it before using. This is the rule. Okay, C is considered as the middle level language because it supports the feature of both the low level language and the high level language. Okay, so by using C you can also write the hardware level program. That's why it is called as the middle level language. Okay, so this is the history of a C. That is, as we already seen, that is C programming is a programming language. It is developed in the 1972 by the Dennis Ritchie at the Bell Laboratories of AT&T, that is the American Telephone Telegraph, located in the USA. Dennis Ritchie is known as the founder of a C language, and it is basically developed to overcome the problem of previous languages such as the B, BCPL and etc. Okay, so this is basics of a C, or we can say this is the introduction of a C. Okay, so now we will start with the first basic program of a C language. Okay, for executing the C language program, here we are using a Dev C++ software. It is free and it is easily available on internet. You can download it and you can easily use it. Okay, so we have to start with a file new and we have to take a one source file. Okay, so first of all we will write a one basic program. While writing program, we always start with a header file. Okay, so first header file is #include stdio.h. Okay, so next is we are writing the main function. In this particular thing, we are going to write a one statement. Okay, so this is basically one simple program in a C programming language. Okay, so whenever you are writing a program, it starts with the header file. Hash represents that it is a header file. Okay, so first of all we are including a one header file, that is the #include stdio.h. Okay, stdio is nothing but standard input output dot header file. Okay, so to accept the input or to give the input, this header file will help. Okay, the next one is the main function. Okay, so this rounded bracket represent that it is a function and we call this as a main function. Okay, so in C program, whatever code we are going to write, it is always added in the main function. Okay, so in this particular program we are just writing a simple printf statement, that is welcome to IACSD. Okay, so this will print your statement, this, that is the welcome to IACSD on the output screen. Okay, so after that what we are going to do, we are writing a return 0. So what is this return 0? Return 0 is nothing but it will give the correct output. If it is executed properly, it will give us the output. Okay, so first of all we will save this file. I'm giving the name to this particular program as a first dot, the extension of your program is a .c. Okay, and we have to save it.
Okay, after saving the program, we have to first compile your program. Okay, so first of all we will compile. Okay, see, you can see here there are 0 errors and 0 warnings, that is our program is correct. Okay, and after that we have to run program. So after compilation there is a no error, there is a no warning, we can run it. Okay, so you can see on the console it gives the output as welcome to IACSD. Okay, so this is the first basic program in a C programming language, where we have just printing a one simple statement, that is a welcome to ICSD. So it is going to print on console. Okay, okay, screen is visible or not? Yes, students. Okay, wait. Is it visible now, students? Okay. Okay, see, I will explain you again this concept. Okay, so from where we have started. See, for this particular programming language, C, we are using TIFF C++ platform. Okay, so it will be easily available on internet. You can it is free of cost and you can easily download it. Okay, so as we are opening this particular application, so first of all we have to click on the file, after that new, and from here we have to take a one source file. Okay, so here we have to write our program. Okay, so as I say, our program, that is a C program, is always start with the header file. So first header file we are going to use is a hash include stdio.h. Okay, after that we have to write the main function. Okay, so here we have write a main function. Inside this particular main function we are writing a one statement. Okay, so here I'm going to write welcome to IACSD. We are learning C programming, and the instruction is ended with a semicolon, and lastly we will write the return 0. Okay, so after writing this particular program we have to save it. Okay, so first of all we will save it. So I'm giving the name as f dot extension is .c. Okay, and I'll save it.
Okay, after that I will compile my program. See here in this particular thing, that is in the execute part, we have a compile option, or you can directly use the shortcut key, that is the F9 for the compile and F10 for the run. Okay, so first we will compile the program. As we are compiling the program, there are 0 errors, 0 warning, that is program is correct. Now we will run the program by using F10. Okay, so see, you can see over here the output is that welcome to ICSD, we are learning C programming. Okay, so as we have just written one simple printf statement, that's why it is giving that particular statement in a console. Okay, so जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे वो यहाँ पे आप इस प्लेटफॉर्म में लिखने वाले हो, और इसका जो आउटपुट है वो कंसोल पे रिप्रेजेंट होगा. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, अगर हमने डायरेक्टली इसे रन किया, someone has asked me the question, that is अगर हमने डायरेक्टली रन किया तो क्या होगा. ओके, अगर आपने रन किया तो भी चलेगा, बट अगर वहाँ पे कुछ भी एरर आता है तो इट विल बी मेंशन. ओके, सो अगर आपके जो भी एरर है, जो भी वार्निंग्स है, आप जब कंपाइल करते हो एट दैट टाइम वो आइडेंटिफाई करता है कि कुछ एरर है क्या. कंपाइलर का काम क्या होता है? चेकिंग करना. Okay, so all that error, all that warnings will be checked in the compilation time. Compiler उसे compile करते टाइम वो check करेगा whether it is syntactically correct or not, सभी आपने correct लिखा है या नहीं. All these things will be done at the compilation time, and then after compilation जब हम run करते हैं, अगर वहाँ पे error 0 और warning 0 है तो वो run होता है. Warning doesn't matter, but error होता है तो वो program run नहीं होता है. So to run any particular program you have to remove all the errors. Okay, so remove करके आपको लिखना है वहाँ पे. ठीक है, so just a second. Yes, you can use Visual Studio for C programming. Okay, and next, okay, main. Okay, this rounded bracket is nothing but the function. Okay, in C we are always using main function. Okay, ये main function का मतलब होता है whatever program we are writing in this particular or whatever code we are writing, it is always included in the main function. Okay, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोग्राम के जो भी स्टेटमेंट्स है, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द मेन फंक्शन. ओके, एंड हियर वी हैव रिटन अ इंट main and it always ends with the return 0. Okay, so there is a rule, that is in a C programming you must have to use the main function. Why? Because all the main part of a program is included in this particular main function. Okay, and then after that whatever code you are writing in the main, that will only be executed in this particular C program. Okay, ओके, वाई देयर इज अ नो सेमीकोलन आफ्टर मेन. सी, मेन ये एक फंक्शन है. ठीक है, मेन सेमीकोलन का मतलब होता है वहाँ पे स्टॉप करना है. ठीक है, बट वी डोंट हैव टू स्टॉप ओवर देयर. ओके, वहाँ पे हमें क्या करना है, मेन के इनसाइड आना है, उस कर्ली ब्रैकेट में आना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो हमें परफॉर्म करने हैं. ओके, सो दैट्स वाई मेन के बाद सेमीकोलन नहीं दिया जाता. सेमीकोलन का मतलब होता है वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप करना. ओके, जैसे कि प्रिंटफ में ये लाइन लिखी, प्रिंटफ का काम वहाँ तक ही है, इसलिए उसे हमने सेमीकोलन दिया है. ठीक है, तो प्रिंटफ के बाद जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो हम पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन के बाद वो वहाँ पे स्टॉप करेगा, एंड इमीडिएटली वी हैव रिटन 0. ओके, सो रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम है इट इज सक्सेसफुली. ओके, सो इट इज रिटन बाय द रिटर्न 0. ओके, रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम जो है इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. ओके, सो नेक्स्ट, yes you can start the main function in a 4th line. It doesn't matter, आपने यहाँ पे और एक स्पेस दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एंड ये जो हैश इंक्लूड stdr.h ये है एक हेडर फाइल. ओके, हेडर फाइल का मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शंस, देखो राउंडेड ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है फंक्शन. फंक्शन को एग्जैक्टली क्या है, क्या होता है, हम लोग बाद में डिप में देखने वाले हैं. ऑल दीज आर द चैप्टर्स ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग. ओके, सो
एक याद रखो, जब भी किसी वर्ड के बाद राउंडेड ब्रैकेट होता है इट इज नथिंग बट द फंक्शन, ठीक है। अभी देखो इस प्रोग्राम में और एक फंक्शन है, दैट इज द प्रिंटफ। व्हाई? बिकॉज प्रिंटफ के बाद भी एक राउंडेड ब्रैकेट है, राइट। सो ये जो राउंडेड ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है इट इज अ फंक्शन। सो प्रिंटफ का जो कोड है, मतलब प्रिंटफ ये जो फंक्शन है या फिर मेन ये जो फंक्शन है, इसका कोड हमने यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस है। मेन, प्रिंटफ, ऑल दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस। एंड ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है इसका जो कोड है हमने हेडर फाइल में, मतलब एक stdio इस फाइल में स्टोर करके रखा है। तो वो फाइल कहाँ पे है? कंपाइलर में है, ओके। तो अभी वहाँ पे वो जो फाइल है उसके रिलेटेड जो भी मेन फंक्शन है, प्रिंटफ है, हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करना है। इसीलिए हमने क्या किया है? हैश इंक्लूड। वी हैव टू इंक्लूड व्हाट? वी हैव टू इंक्लूड, वी हैव टू इंक्लूड द stdio.h। दिस हेडर फाइल वी हैव टू इंक्लूड इन आवर प्रोग्राम टू सपोर्ट व्हाट? मेन एंड प्रिंटफ फंक्शन, ओके। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ और मेन ये जो है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस है जिसका कोड ऑलरेडी कंपाइलर में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे उसका कोड नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली उसे यूज करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल वी कैन डू दैट, ओके। स्कैनफ क्या करता है मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। प्रिंटफ, स्कैनफ ये सब डिप में देखने वाले हम लोग, ठीक है, ओके। So this is the first basic program of a C programming language, okay. So now next is the C character set. सो सी व्हाट इज द सी कैरेक्टर सेट? जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम लोग क्या किससे स्टार्ट करते हैं? लाइक इफ़ वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वी ऑलवेज स्टार्ट विद द ABCD। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ABCD सीखते हैं, उसके बाद जो भी है वो छोटे छोटे वर्ड्स, लाइन्स ये सीखते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली सी कैरेक्टर सेट में क्या क्या इंक्लूडेड है? दैट इज कैपिटल A to कैपिटल Z, ओके। कैपिटल A to कैपिटल Z इज अलाउड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैपिटल A to कैपिटल Z के कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ अलाउड, ओके। कौन से भी कैरेक्टर कंबाइन करके कुछ भी वर्ड्स आप लिख सकते हो, कोई भी लाइन, सेंटेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? Next is A to Z, okay. Small a to small z is allowed in a C programming language, okay. Small a to small z कोई भी कॉम्बिनेशन का वर्ड, कोई भी कॉम्बिनेशन की लाइन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द 0 to 9 numbers and their combinations are allowed in a C programming language, okay. So this is basically the C character set, that is capital A to capital Z is allowed in a C programming language. Small a to small z is allowed. 0 to 9 is allowed in a C programming language, okay. So next is the variables in C. So see what is variable, okay. वेरिएबल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ओके। जो भी इनपुट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे फॉर स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर इनपुट वी नीड अ मेमोरी लोकेशन। उसे स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेमोरी लोकेशन चाहिए। सो हर एक मेमोरी लोकेशन का खुद का एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। बट मेमोरी एड्रेस बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। सो उसे याद रखना या फिर उसे यूज़ करते टाइम हर टाइम उसे राइटिंग करना, उसे लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। सो जैसे कि देखो अभी लाइक आपको किसी जगह पे जाना है, ठीक है। तो कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। अगर आपको किसी को उसका लोकेशन बताना है तो मेनली आप उसे क्या बताते हो? उस बिल्डिंग का नाम बताते हो, ठीक है। सो किसी को भी पूरा एड्रेस बताना इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्लेस वी हैव गिवन नेम टू दैट प्लेस। जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उस बिल्डिंग को एक नाम देते हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते टाइम, सी प्रोग्रामिंग करते टाइम जब भी इनपुट लेते हैं तो उसे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। जो भी इनपुट है उसे मेमोरी देनी पड़ती है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज। So for that reason, for that particular memory location, we are giving a name to location, that is nothing but the variable, okay. So variable मतलब क्या होता है? It is the name which is given to the memory location.
okay. So it is always used to store the data and its value can be changed, okay. So आप उसकी जो वैल्यू है वो एक तो आप चेंज भी कर सकते हो और आप रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि उसका सिंटैक्स देखो कैसे होता है। while writing any variable the syntax is first of all you have to write the data type, after that variable name, and of the same data type you can write n number of variable names in that particular data. So example we can take as int a, ओके। सो यहाँ पे इंट ये क्या है, ये एक डेटा टाइप है, जो भी डेटा हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं उसका डेटा टाइप है इंट, एंड देन ए इज व्हाट, ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो जो भी इनपुट हम लोग लेंगे उस पर्टिकुलर इनपुट को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशन उससे अलोकेट की जाएगी उस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने दिया है ए, ओके। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो राइट मल्टीपल वेरिएबल नेम्स, जैसे कि अगर हमें 3 नंबर्स हमें एक्सेप्ट करने इन अ फ्लोट डेटा टाइप, ओके। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे डेटा टाइप, देन वी कैन राइट लाइक बी सी डी, okay. So these are the names of the memory locations, that is the B, C, D, that is 3 numbers we are going to store and each number have the different memory location and their different variable name, okay. So this is nothing but the variable. So while writing the variable there are some rules, okay. So जो rules है वो क्या है, देखो a variable can have alphabet, digit and underscore, okay. ये जो name है इसमें आप alphabet भी लिख सकते हो, alphabet can be capital or small, it will be depend on you. Next it is a, we can also write a digit in it, okay, or underscore be allowed है, okay. Variable name, second rule is what, variable name can start with the alphabet and underscore only, okay. It cannot start with the digit, okay. हम alphabet से start कर सकते हैं, ठीक है, और we cannot start any particular variable name with the digit, okay. digit से कोई भी variable name start नहीं होगा, it is not allowed in a C, okay. You can start with the letter, capital or small, any letter you can take, you can start। हाँ, उसके बाद आप नंबर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप अंडरस्कोर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। then next is what, variable name must not be a reserved word, that is the keyword, okay. so keyword जो है उसका यूज हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट इज कीवर्ड वी विल सी, बट just remember that we cannot use keyword as the variable name, okay. So these are some basic rules for writing the variable names, okay. So these are the variables, and variable again have a two type, that is the local variable and global variable, okay. Local variable and global variables, okay. So local variable are what, the variables which are declared inside the main function. These variables are nothing but the local variables, and the variables which are declared outside of the main function, these variables are called as the global variable, okay. Getting the point? Local variable means what, the variables which are declared inside the main function, it is nothing but the local variable, and the variables which are declared outside of the main function, it is nothing but the global variable, okay. So see, we can see in this particular program, for example I am taking, there is no any particular reference, okay. So like suppose int a I have taken, okay, this is the variable, a is the variable, and I have declared this particular variable inside the main, right. So that's why it is what, it is a local variable, okay. And suppose before main if I write as int b, okay. So I have written one variable, that is the b, but it is outside of the main, that is before main. This is what, this is global variable, okay.
So getting the point, what is local variable and global variable? The variable which is declared inside the main is nothing but the local variable, and the variable which is declared outside of the main is nothing but the global variable. Okay, so you can write local variable also and global variable also. Okay, so say global variable का use कहाँ पे होता है? Like in particular program we can write more than one functions. main ये एक function है और इसके अलावा हम यूजर डिफाइंड अलग अलग फंक्शंस लिख सकते हैं. ओके, सो एट दैट टाइम आपको मेन के बाहर भी कोई अगर वेरिएबल यूज करना है, एट दैट टाइम यू कैन राइट द ग्लोबल वेरिएबल. सो कोई भी वेरिएबल को आपने अगर ग्लोबली डिक्लेयर किया, वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम. ओके, पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी उसे यूज कर सकते हो. बट अगर किसी वेरिएबल को आपने अगर इस यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे एक इंट a लिखा है विच इज इनसाइड ऑफ द मेन, दिस इज द लोकल वेरिएबल. सो अगर मेन में मैंने ये a वेरिएबल लिखा है, देन आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर a वेरिएबल इनसाइड मेन ओनली. आउटसाइड ऑफ द मेन इसे मैं यूज नहीं कर सकती. ठीक है, सो टू यूज एनी वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम इन एनी पर्टिकुलर फंक्शन आउटसाइड द मेन, वी कैन राइट द ग्लोबल वेरिएबल. And if we want to use any variable inside that particular function only, then we can write the local variable. Okay, so inside this particular main function I have written the a variable. We can use this a variable inside main only. Okay, we cannot use this a variable outside of the main. This is nothing but this is basic difference between the global variable and local variable, and this is the use of global variable and local variable. Getting? Okay. So next part is the keywords. Okay, so keywords क्या होते हैं? Keywords are basically the reserved words. Okay, keywords ये ऐसे words है जो reserved है. Okay, इनका जो meaning है वो compiler में already stored है. Okay, so basically keyword is the reserved word whose meaning is already known to the compiler. Okay, and their purpose is fixed. Okay, उनका जो purpose है, उनका जो काम है वो fixed होता है. अदर यूज के लिए हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते. ओके, उसका जो काम है वो ऑलरेडी कंपाइलर में फिक्स है, उसका मिनिमम भी कंपाइलर में फिक्स है और वहीं पे हमें उसे यूज करना है. ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट. सो सी बेसिकली देयर आर 32 रिजर्व्ड वर्ड, दैट इज द 32 कीवर्ड्स इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, ओके, सम कीवर्ड्स आर लाइक इंट, float. Then in this particular program we have used main is the keyword. Okay, return. Okay, so these are the basic keyword. Okay, and totally there are 32 keywords available in C programming language. Okay, so the keywords are the reserved word whose meaning is already known to the compiler, और उसका जो use है वो compiler में fix है. उसी पर्पस के लिए हम लोग उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट, एज वी हैव सीन बिफोर, वी कैन नॉट यूज द कीवर्ड एज द वेरिएबल नेम. हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कीवर्ड. ओके, so next part is next part is a identifier. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, देखो. ठीक है, आइडेंटिफायर का मीनिंग में ही एक मीनिंग है कि कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे दिया गया नाम. ओके, फॉर एग्जाम्पल हर एक पर्सन को खुद का अपना नाम है. ओके, so that particular word is nothing but, or that particular name is nothing but the identifier. Okay, so identifier represent the name in a C program like variable name, function name, array name, structure name. Okay, so जो भी concepts हम लोग use करने वाले हैं in a C, that is we are going to use structure, we are going to use function, we are going to use array, we are going to use variables.
सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल दिस थिंग्स, जैसे कि ये जो यूज़ करने वाले, जैसे कि वेरिएबल यूज़ करने वाले, फंक्शन यूज़ करने वाले, इसे जो एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, वी आर यूजिंग इट एज अ आइडेंटिफायर. ओके, सो उनको जो नाम दिया गया है उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. सो अभी इन अ प्रीवियस सेशन वी हैव, इन द प्रीवियस थिंग वी हैव सीन दैट इज द वेरिएबल. ओके, सो वेरिएबल को ये जो नाम दिया गया है दैट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट द आइडेंटिफायर्स. ओके, आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो भी कंसेप्ट हम सी में यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पॉइंटर यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, सो इन सब को जो एक नेम दिया गया है, हम लोग जो उसे एक नेम देते हैं उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर्स. ओके, सो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक नाम दिया गया है उसे बोलेंगे आइडेंटिफायर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या हो गए? आइडेंटिफायर. ठीक है, सो ये जो आइडेंटिफायर है उसके रूल्स, मतलब राइटिंग के रूल्स सेम एज लाइक अ वेरिएबल, लाइक कि वी कैन राइट अपर केस और लोअर केस लेटर, बट इट ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर, whether it will be upper case or lower case. We cannot start the name with the नंबर. ओके, नंबर के साथ हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज द कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर. ओके, हम लोग कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर. एंड while writing the identifier you always remember that identifier name should be a small one. बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. It should be a small one. Why? Because we have to reuse it again and again in a program. So if we are writing it a little bit longer then it will be difficult to use it. Okay, so these are the basic rule for the identifier. Okay, so next part is the data types in a C. ओके, सो व्हाट इज डेटा टाइप? ओके, जो भी डेटा हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उसका टाइप, इसका मीनिंग है डेटा टाइप. ओके, जो डेटा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो डेटा हम एज ए आउटपुट देने वाले हैं उसका जो टाइप है इट इज नथिंग बट द डेटा टाइप. ओके, सो बेसिकली देयर आर सम डेटा टाइप्स विच आर अवेलेबल इन सी. ओके, सो basically there are two types of data types in a C, that is the basic and second one is the derived data type. okay, so यहाँ पे basic data type में कौन से data type आते हैं? int, char, then float and double. okay, and inside the derived there are some data type like array, function, structure, union, etc. okay, so basic data type is nothing but the data types that we are using in our program. It is nothing but int, char, float, double. एंड डिराइव्ड आर array, function, structure and union. ओके, सो ये जो array, function, structure and union ये जो डेटा टाइप्स है वो हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, इट इज लाइक आपको ये सब चैप्टर्स है सी में. ठीक है, वन बाय वन विल सी इट इन नेक्स्ट सेशंस. First of all we will see what is exactly the basic data types. okay, so first one is the int. okay, so int का मतलब होता है integer. okay, so whenever you want to accept the whole number, okay, whole number means what? without decimal point. कोई भी number आपको accept करना है या फिर print करना है, you have to write the data type as a int. okay, so int is the integer data type which accepts the whole number, that is the without a decimal point, like 28, 32, 45, 112. These kind of a numbers we can accept by using the int data type. The size of this particular data type is what? 2 byte. okay, memory size कितनी होती है इसकी? 2 byte. okay, in a 32 bit कंपाइलर. ओके, नेक्स्ट अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, ठीक है, तो आपका इंटीजर का इस डेटा टाइप का साइज होता है मेमोरी साइज 2 बाइट. ओके, इन केस अगर आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अगर 64 बिट है तो इंट का जो साइज है वो होगा 4 बाइट. ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट वन इज द कैर. ओके, कैर मीन्स व्हाट? अ कैरेक्टर.
Okay, so to accept a single character, okay, what I'm explaining, to accept a single character, कोई भी single character आपको accept करना है, print करना है, आपको कौन सा data type use करना है, char. Okay, in this particular char you can accept a upper case letter or lower case letter, it will be totally depend on you. आपको upper case accept करना है, आपको lower case accept करना है, you can use it in by using a character. Okay, getting this point? So the size of the character is 1 byte. Okay, so memory size is what? 1 byte for character. Okay, next one is the float. So float is where we are using whenever you want to accept a floating point value, that is the point value means like 23.27 or we can say like 123.46. okay, so whenever you want to accept a point value, then you can use the float data type, and the size of the float data type is 4 byte. Okay, what is the size of the particular float data type? Okay, 4 byte. yes वैशाली, वर्ड इंक्लूड इन द कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे उसके साथ एग्जीक्यूशन करना है, वो हम लोग बाद में देखने वाले. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज द डबल. ओके, सो व्हाट इज डबल? Double means it is also accepting a float point value, that is the point value, but with the greater precision. Okay, so in this particular float you can accept up to a 6 digits by using float. और अगर आपको बहुत बड़े बड़े नंबर आपको एक्सेप्ट करने हैं, प्रिंट करने हैं up to 15 digit, you can use the data type as a double. Okay, so there is a difference like ये जो float है और ये जो double है, इसमें difference इतना ही होता है कि float में आप अप टू 6 डिजिट एक्सेप्ट कर सकते हो और डबल में आप अप टू 15 डिजिट एक्सेप्ट कर सकते हो. सो फॉर द स्मॉलर नंबर यू कैन यूज द डेटा टाइप एज अ फ्लोट, एंड फॉर द बिगर नंबर यू कैन यूज द डेटा टाइप एज अ डबल. ओके, सो बोथ दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप विल एक्सेप्ट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, दैट इज द पॉइंट वैल्यू. Okay, what is the, so Priya have asked the question, that is what is the difference in char and variable. Okay, so see, char is the data type. Okay, these are character, int, float, double, these all are the data types, and variable is what? It is the name which is given to the memory location. ओके, सो जो भी नंबर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर जो भी नंबर हम एज अ इनपुट लेंगे, जो भी डेटा हम एज अ इनपुट लेंगे, उसे एक मेमोरी लोकेशन दिया है, उस मेमोरी लोकेशन को हम जो नेम देंगे उसे बोलते हैं वेरिएबल. एंड उस वेरिएबल का डेटा टाइप इज नथिंग बट दिस कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये डेटा टाइप है. ओके, सो जो भी डेटा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसका टाइप कौन सा है, बाय यूजिंग दिस वी कैन असाइन इट. ओके, आपको कैरेक्टर सिंगल एक्सेप्ट करना है, यू कैन यूज कैर. आपको इंटीजर, आपको होल नंबर एक्सेप्ट करना, यू कैन यूज इंट. आपको पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट करना, यू कैन यूज फ्लोट. और फॉर पॉइंट वैल्यू विद द ग्रेटर साइज यू कैन यूज द डबल. Okay, so next point is constant. So see, what is constant in C? Constant is the value of a variable that cannot be changed in the program. Okay, so suppose we have assigned any variable as a constant value, then that particular value of the variable we cannot change in throughout the program. Okay, so if we try to change that constant variable value, then it will gives us an
error. Okay, so for writing any variable's value as a constant, we have to use the keyword as a const before the declaring that particular variable. Okay, so const is the keyword which is used for the constants in a C programming. Okay, constant का मीनिंग क्या है, किसी भी वेरिएबल को अगर हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे वो वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली थ्रू आउट द प्रोग्राम. एंड if we try to change the constant variable value, it will gives us an error. Okay, वो हमें एरर देता है. अगर हम लोग ट्राई करेंगे उस वैल्यू को चेंज करने का तो हमें एरर दिया जाएगा. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखो इसका, const int a equal to 10. It is nothing but what, I have declared one variable that is the a whose value is 10 and I have declared it as a constant. Okay, तो मैंने इसे as a constant डिक्लेयर किया है. जब भी हम इसे constant डिक्लेयर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते. अगर हमने ट्राई किया इस a की वैल्यू जो है 10 इसको चेंज करने का तो कंपाइलर हमें एरर देगा. ठीक है, सो वी कैन सी वन प्रोग्राम ओवर हियर. Okay, so see, in this particular program we have declared one variable whose name is what, pi. Okay, pi variable we have declared whose value we have assigned as a 3.14 and this particular value we declared as a constant. Okay, so एक pi की वैल्यू हमने ली है 3.14, उसे हमने as a constant डिक्लेयर किया है. Second variable we have taken as a float answer, then int a b as a 10 and 20. Okay, देखो अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू पाई की ली है 3.14 और इसी को मैंने कांस्टेंट लिया है. तो इन दिस प्रोग्राम थ्रू आउट द प्रोग्राम आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ पाई. ओके, बट for this particular answer value or the variable a b the value have assigned as a 10 and 20, but यहाँ पे मैंने उसे constant नहीं declare किया है. So that's why I can change the value of variable a and b in the program. Okay, so अभी देखो यहाँ पे आंसर में हमने क्या किया है, pi multiplied by a plus b. Okay, a प्लस बी की एडिशन करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पाई की वैल्यू से एंड वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ पाई एज पी आई. जो भी आंसर है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंड देन वी हैव रिटर्न 0. ओके, अभी देखो इसे हम लोग पहले कंपाइल करते हैं. सी, 0 एरर 0 वार्निंग. ओके, सो सी यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या आया है, यहाँ पे पाई का 94.2 जो भी है 0 0 0 एंड 5. ओके, सो उसे कैलकुलेट करके उसने हमारा आंसर दिया है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पाई की वैल्यू फिक्स रखी है. ठीक है, इन केस इफ वी रीराइट द वैल्यू ऑफ अ पाई. ओके, पाई की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे 4.5 करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल कंपाइल इट. ओके, देखो यहाँ पे एरर दिया. ठीक है, सो असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई. ओके, यहाँ पे उसने एरर क्यों दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर की है. सो वी कैन नॉट रीअसाइन द वैल्यू to this particular pi, we cannot change the value of this particular variable pi. Okay, so अगर हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू इन द प्रोग्राम हम लोग चेंज करने का ट्राई करते हैं तो कंपाइलर हमें एरर देता है. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड फॉर द कांस्टेंट. ओके, अभी देखो कांस्टेंट कहाँ पे किया जाता है, कांस्टेंट यूज कहाँ पे किया जाता है. बेसिकली कांस्टेंट इज व्हाट हुज वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. ओके, तो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर में भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए. जैसे कि पाई एक यूनिवर्सल वैल्यू जिसकी है 3.14, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहती है. और एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब पीसी जब स्टार्ट करते हो, ठीक है, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर पीसी, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में है तो विंडोज़ के स्टार्टिंग में, मतलब जब भी हम पीसी स्टार्ट करते हैं, जो 4 स्क्वायर्स आते हैं इट ऑलवेज कम्स एट द सेंटर ऑफ योर स्क्रीन. ओके, जब भी आप पीसी स्टार्ट करते हो वो जो 4 स्क्वायर है वो कहाँ पे आते हैं, सेंटर में आते हैं आपके स्क्रीन के. ओके, वो उसकी पोजीशन जो है वो कभी चेंज होती है क्या, नहीं. ओके, उसकी जो पोजीशन है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड. ओके, सो दीज काइंड ऑफ वैल्यूज जो हमें हमेशा कांस्टेंट ही रखनी है वो वैल्यू हम एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं इन आवर प्रोग्राम. ओके,
So next point is escape sequence. अभी देखो एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड आफ्टर स्लैश आपने लिखा है तो उसे बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस. ओके, सो एस्केप सीक्वेंस का जो मीनिंग है कंपाइलर में ऑलरेडी स्टोर है, उसे उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि स्लैश बी है फॉर अ बैक स्लैश, देन वी कैन यूज़ द स्लैश एन. दिस इज द मोस्ट वी आर यूजिंग इन द प्रोग्राम. स्लैश एन क्यों यूज़ करते हैं? टू राइट एनी पर्टिकुलर कंटेंट ऑन द न्यू लाइन वी आर यूजिंग द slash n. Okay, then next one is the slash t we are using for the tab, that is the horizontal tab. Okay, space पर्पस के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं. then next one is the slash v, that is the vertical tab. okay, बैक स्लैश आपको देना है, then you can use this particular thing. okay, so these are some escape sequences that we are using in a C program, and basically most of the time we are using this slash n, and this slash n is used to write the content on a new line. okay, so we can see over here, this is one program. okay, in this particular program we have written the particular line, that is the this is my first line. okay, then this is the second line and this is the third line. okay, slash b जो है it is used for backspace. okay, इसका यूज इसको मतलब इसका यूज कैसे किया जाता है, जस्ट स्लैश बी आप प्रोग्राम में यूज करके देखो, प्रैक्टिकली करके देखो, आपको समझ में आएगा. ओके, so see, this is the particular program where we have written the three statement, that is the this is my first line, this is my second line, this is the third line. okay, if I remove this escape sequence, that is the slash n. okay, मैंने अभी क्या किया है, printf में थ्री स्टेटमेंट्स लिखे हैं एंड दिस पर्टिकुलर थ्री स्टेटमेंट्स में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं. ठीक है, अभी इन थ्री स्टेटमेंट्स मैंने अलग अलग लिखे, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट इज ऑलवेज प्रिंटिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो विल सी, कंपाइल करके हम इसे रन करते हैं. देखो प्रिंटफ हमने अलग अलग लिखा तो भी जो भी कंटेंट है इट इज शोन ऑन द सेम लाइन. ओके, so whenever we want to write or whenever we want to print any particular content on the new line, we can write it in over there as a slash n. okay, ये slash n ये escape sequence हम use कर सकते हैं to print the content on the new line or a next line. okay, अभी देखो इसे compile करते हैं और हम इसे run करेंगे तो देखो जो भी content है वो new line पे print किया है उसने by using this slash n. okay, सेम लाइक दैट वे अदर एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड. आप प्रोग्राम में उसे यूज करके देख सकते हो, जस्ट आपको उसे यूज करना है, उसका सिंटैक्स वगैरह कुछ नहीं, बस जैसे कि यहाँ पे स्लैश एन यूज किया, आप स्लैश बी यूज कर सकते हो, स्लैश टी यूज कर सकते हो. आप वहाँ पे प्रोग्राम में प्रैक्टिकली एक बार करके देखो. So the next concept is format specifier. So what are the format specifiers? Format specifier is used during the input and output basically. okay, so and it is basically the way to tell compiler what type of a data is in the variable during taking input using scanf or by using printing using printf. okay, आपके डेटा का टाइप कौन सा है ये कंपाइलर को बताने के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि अगर आप कैरेक्टर यूज़ करते हो तो कंपाइलर को आपको बताना है कि मेरा डेटा कैरेक्टर फॉर्मेट में है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है %c. ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलवेज स्टार्ट विद द % साइन. ओके, आपको अगर बताना है कंपाइलर को इंटीजर तो उसके लिए इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d. ओके, फॉर द फ्लोट पर्पस आपको यूज़ करना है %f. ओके, एंड फॉर डबल %lf. okay, so these are the basic format specifiers which we are using in a C programming, and these format specifiers are used to tell compiler what type of a data we are taking as a input or we are giving as a output. okay, so next is like we will see one program related to this. okay, see,
in this particular program we have taken two variables, that is the number and the cube variable. The next data type is the float, where we have taken the variable as a num and c1. Okay, so we have given the instruction as enter the integer number, we have stored it and in a number, then enter the float number, then we have stored it in a scanf by using scanf in a num variable. Okay, so first number is the integer number, we stored in a number variable. Second one is the what, it is the float number, we are storing in it in a number variable. Okay, so as for integer, to tell the compiler that the data type is of a integer format, we have to use here the format specifier as a %d. And in the second thing, we are accepting the float number, so to tell the compiler that it is the float number, we are using that particular format specifier as a %f. Okay, and here we are just normally calculating the cube by using number multiplied by number multiplied by number, and that calculation answer we are storing in a cube. And the in a c1 we are calculating the cube of the float point number, that is num multiplied by num multiplied by num. We are storing the answer in a c1, and in a printf we are printing both the answers and return 0. Okay, so in this particular thing it is giving me the instruction as the enter the integer number. I will write over here as a number 3. Enter the float number, I will write here as a 4.5. okay, it will give me the instruction. Okay, so that is cube is 27, 3 cube is 27, and 4.5 cube is a 91.125000. okay, so to tell the compiler what type of a data it is, we are using these format specifiers. Okay, so next is the printf and scanf statement in the C programming. Okay, so see what is printf and scanf statement. Printf is the function. Okay, printf is what, function, and I always says that why we are using this particular word as a function. किसी भी वर्ड के बाद राउंडेड ब्रैकेट होता है, इट इज कॉल्ड एज द फंक्शन. ओके, अभी इसमें प्रिंटफ के बाद भी राउंडेड ब्रैकेट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फंक्शन. ओके, स्कैनफ के बाद भी राउंडेड ब्रैकेट से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ function. Okay, so printf function is what, it is a function which is used for output. Okay, so it prints the given statement to the console. Okay, जो भी आउटपुट आपको देना है उसके लिए आप क्या यूज करोगे, printf फंक्शन यूज करोगे. और ये जो printf फंक्शन है वो क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट्स है वो कंसोल पे प्रिंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, scanf. Scanf is also a function which is used to accept the input. Okay, so scanf function जो है वो क्यों यूज करते हैं हम लोग, टू रीड द डेटा और टू स्टोर द डेटा इनटू पर्टिकुलर लोकेशन. तो इनपुट लेने के लिए हम लोग scanf का यूज करेंगे. ओके, एंड वी विल take the input and store that particular input inside that particular memory location. Okay, तो देखो printf जो है, printf के लिए हमें क्या यूज करना है, printf function, and scanf के लिए हमें यूज क्या करना है, scanf function. Okay, while writing the scanf we always have to use the format specifier. Okay, क्यों, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना है कि हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो कौन से डेटा टाइप का है, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड थिंग, आफ्टर राइटिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस वेरिएबल में हमें उस डेटा को स्टोर करना है उस वेरिएबल के नाम के पहले आपको एम्परसेंड लिखना है. व्हाई, बिकॉज वी हैव टू स्टोर दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. तो मेमोरी लोकेशन पे आपको स्टोर करने के लिए वहाँ पे क्या लिखना है, एम्परसेंड. एम्परसेंड रिप्रेजेंट्स द एड्रेस, सो इट विल स्टोर द डेटा टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस और टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. Okay, so here in the previous program we can see that printf
in this particular printf we have written just one line, that is the enter an integer element. Okay, so we are just giving the instruction to the user that we have to enter the integer number. Okay, यूज़र क्या करेगा, वहाँ पे एक नंबर डालेगा, वो जो नंबर है वो स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, स्कैनफ. ओके, सो जो इनपुट दिया है उसे स्टोर करने के लिए वी हैव टू यूज़ द स्कैनफ फंक्शन. स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते टाइम आपको पहले क्या लिखना है, डबल कोट्स में format specifier. Okay, it is the rule that format specifier, whenever we want to write in a scanf we have to write in a double quote. Okay, आपको डबल कोट में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसे लिखना है, उसके बाद कॉमा देके एम्परसेंट लिखना है दैट वेरिएबल नेम, जिस वेरिएबल में आपको वो डेटा स्टोर करना है उसका नाम लिखना है. बट बिफोर दैट यू ऑलवेज हैव टू राइट द एम्परसेंट साइन. सो एम्परसेंट साइन रिप्रेजेंट करता है एड्रेस. सो वी आर गोइंग टू स्टोर दैट पर्टिकुलर number or that particular data in the location or the address of that variable. Okay, उसके बाद यहाँ पे हमने float लिया है. same concept we are using in a printf. in a double quote we are writing the name, writing that particular line, and in a scanf we are storing in it. Okay, after that हमने calculation किया है और उसे अभी क्या करना है, print करना है. तो आंसर क्या प्रिंट करना है, हमें क्यूब का आंसर प्रिंट करना है. ओके, सो टू टेल द कंपाइलर इट इज ऑफ द डेटा इंटीजर, सो वी हैव रिटन एज अ %d ओवर हियर. ओके, सो प्रिंटफ में आपको अगर कोई भी आंसर उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको इन अ डबल कोट यू हैव टू राइट द फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड ब्रैकेट के बाद जो भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है वो सेम लाइक दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, C1 में जो भी डेटा है वो हमें प्रिंट करना है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है %f बिकॉज दिस इज अ फ्लोट. एंड देन नेक्स्ट आफ्टर डबल कोट एंड आफ्टर कॉमा वी हैव रिटन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. सो इन दिस वे वी आर यूजिंग द printf and scanf functions. Okay, both these are also functions. Why? Because here we have a rounded brackets. Okay, so rounded, whenever there is a rounded bracket after the name it is declared or it is called as a function. Okay, so ये जो printf और scanf ये जो function है उसके related कोड ऑलरेडी हमने स्टोर किया है कंपाइलर में. कौन सी फाइल में, stdio इस फाइल में. ओके, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इस फाइल में, इस रिलेटेड कोड, इस दो फंक्शन रिलेटेड कोड ऑलरेडी स्टोर है. इसीलिए उसे सपोर्ट करने के लिए हम लोग कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं, #include stdio.h. दिस हेडर फाइल इज included, you must have to include in your program to use printf and scanf functions. Okay, so these are the basic things of a C programming language. Okay, and in tomorrow's session we are going to see operators and control flow statements and arrays. Okay, okay, anyone having any doubt they can ask me in a chat box now. Main is not a user defined function, it is a predefined function. Okay, main ये एक predefined function है जिसका कोड जो है वो कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन है. यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग फंक्शन इस सेक्शन में देखने वाले. ठीक है, यूजर डिफाइंड सेक्शन अलग होते हैं. यूजर डिफाइंड सेक्शन में कैसे होता है ना, उस फंक्शन को हम ही डिक्लेयर करेंगे और उसका कोड भी हम ही लिखेंगे. ठीक है, 1 byte equal to 8 bit, then how it is in the 2 byte in the 32 bit system. Okay, उसका साइज फिक्स है ऋषभ, उसका जो साइज है ना वो फिक्स है, कंपाइलर में ऑलरेडी उसका जो साइज है फिक्स है. ठीक है, तो जो इंटीजर है उसके लिए मेमोरी जो अलोकेट की है वो 2 बाइट है एंड फॉर कैरेक्टर इट इज द 1 बाइट. ओके, मैंने बिट्स का यूज ही नहीं किया, यहाँ पे बाइट में मैंने बोला है. ठीक है, बस ये याद रखो आप है ना, जब भी 32 बिट वाला सिस्टम यूज करते हो तो उसकी साइज 2 बाइट होती है. फॉर द पर्टिकुलर 64 बिट के लिए उसकी साइज 4 बाइट होती है फॉर द इंटीजर वन. ओके ओके, सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा. ICST की जो वेबसाइट है वहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो मेंशन है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे.
और जो रिकॉर्डिंग वीडियो है जैसे सर ने आपको बताया, आई थिंक इट इज़ पेड वन, सो आप उस रिकॉर्डिंग सर के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।